हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि किसी पार्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है या इक्विलिब्रियम होता क्या है, और उसकी बेसिस पे अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस करेंगे जो अपने एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। तो देखो इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो देखो यहां पर पूरी मैकेनिक्स के अंदर हम बात करते हैं। देखो पहले तो शुरुआत में पार्टिकल के बारे में, और जब आगे जाके चैप्टर आता है अपना रोटेशन, उसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है चलने वाला, और एक रोटेट करने वाला, उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो इन दोनों मोशन को कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं कब? रोटेशन में जाके। तो जब हम एनएलएम में बात कर रहे हैं तो एनएलएम में हमारे लिए सब क्या है? पार्टिकल्स है। एनएलएम में हमारे लिए सभी क्या है? पार्टिकल्स है। तो हम एनएलएम के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। और पार्टिकल या किसी पॉइंट, पार्टिकल या किसी पॉइंट के लिए रोटेशन का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी वो क्या है? नेग्लिजिबल साइज का है। इसलिए यहां पे अगर हम जब पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो पार्टिकल के लिए इस रोटेशन का कोई मतलब नहीं रहता। वो ऑलरेडी हमेशा क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। पार्टिकल, उसके लिए रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर बोला गया है तो हम कहेंगे पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है कि जब तक बॉडी है रोटेट ना कर रही हो, रोटेशन का इफेक्ट ना हो, तो उसमें ऑलरेडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। बॉडी ऑलरेडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इस चैप्टर में अपने लिए इक्विलिब्रियम बोला गया है क्योंकि यहां रोटेशन का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने लिए इक्विलिब्रियम बोला गया है, मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा है। रोटेशनल ऑलरेडी है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। तो जब भी अगर ये बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, जब भी क्या कहोगे? किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो अपन कहेंगे कि वो किस में होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कहेंगे एक्स डायरेक्शन में भी नेट जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में भी नेट जीरो होगा, और जेड डायरेक्शन में भी नेट जीरो होगा। तीनों के तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या मिलेगा? जीरो। तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम में, यहां इस चैप्टर पे, तो अपन कहेंगे कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो किसी भी डायरेक्शन में, अब वाई जेड नहीं, किसी भी डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स कितना होना है? जीरो होना है। किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना है? जीरो होना है। या इसको उल्टा भी ऐसे लेके चल सकते हैं कि अगर आपका पार्टिकल रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। तो हम कहते हैं नेट फोर्स जीरो की कंडीशन में दो सिचुएशन होती है। क्या? कि या तो आपका पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, या फिर क्या होता है? बॉडी रेस्ट में होती है। तो कई बार अपन बोलते हैं अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको बोल देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो अपन बात करते हैं, उसको बोल देते हैं क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल दिया जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर ज्यादातर जो अपने केसेज है वो किसके हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ही है। तो इतना फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? अगर बोला गया कोई ऑब्जेक्ट इस अपने इस चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहां पर वो क्या है? उस पर नेट फोर्स कितना है? आपका जीरो है। तो देखो अब बात करते हैं आगे। अब कुछ दो तीन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगा, क्या लगा? एक ही फोर्स लगा, तो एक ही फोर्स की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट कभी भी इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही फोर्स लगेगा तो इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स आ रहा है, और नेट फोर्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा। अगर दो फोर्सेज की प्रेजेंस में, दो फोर्सेज की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है,
दो फोर्सेज की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो अपन कहेंगे दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होंगे, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तभी वो दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो दो की प्रेजेंस में तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और तीन की प्रेजेंस में अगर इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेज की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में है, तुमने कहा अगर तीन फोर्स है, तीनों की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स तो कितना, जीरो, और नेट फोर्स जीरो होना है, इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का वेक्टर सम नेट फोर्स जो बना वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अगर तीन फोर्सेज है उनकी प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में है तो तीनों वेक्टर का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो, और तीन वेक्टर का वेक्टर सम जीरो होता है तो उनको हम ट्रायंगल की कंटिन्यूअस साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वो एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल क्या बनेगा, एक क्लोज साइकिल बनेगा, यहां पे डायरेक्शन सबकी क्या रहेगी, कंटिन्यूअस। और ट्रायंगल क्या होता है, एक ही प्लेन में बनता है, तो हम कहते हैं यहां पे तीनों के तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। तो क्या कहेंगे, अगर तीन फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है तो तीनों का वेक्टर सम जीरो आएगा, यानी ट्रायंगल की कंटिन्यूअस साइड बनेगी, यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो पार्टिकल पे तीन फोर्स लगे तो इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन बनेगी, दो के लिए ये बनेगी, एक के लिए कभी वो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो तीन वाला पार्ट है इसमें एक मैथमेटिकल टूल ऐड होता है कि अगर तीन फोर्सेज की प्रेजेंस में, अगर तीन फोर्सेज की प्रेजेंस में आपका जो पार्टिकल है, तीन फोर्सेज की प्रेजेंस में आपका जो पार्टिकल है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। जैसे ऐसे समझो कि हमने कहा अभी वाला जो पिछले वाला केस था कि एक पार्टिकल पे कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं, तीन फोर्सेज काम कर रहे हैं। कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं, तीन। हमने कहा एक F1 है, एक F2 है और एक क्या है, F3 है। ये तीन फोर्सेज काम कर रहे हैं और इन तीनों की प्रेजेंस में वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 का समेशन कितना है, जीरो है। तो पहला कंक्लूजन तो देखो अपन क्या कहते हैं कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये F1 F2, ये जो आपका F1 F2 और F3 है, तीनों क्या होगी, एक ट्रायंगल की कंटिन्यूअस साइड होगी। लेकिन कब, जब तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, या हमने कहा ये जो सिचुएशन है इसको हमने ऐसे बना लिया एक जनरलाइज वे में, ठीक है, कि यहां पर एक ट्रायंगल की ज्योमेट्री बनती है जिसको मैथ वाले साइन लॉ बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम है क्या, लेबनी थ्योरम। क्या नाम है उसका, लेबनी थ्योरम। तो इसका पैटर्न आपको देखो ध्यान रखना है कैसे, कि जब तीन फोर्सेज है, ये तीन फोर्सेज है, तीनों का नेट जीरो है, इन तीनों के बीच का एंगल हमारे पास है, तो यहां पर एक पैटर्न बनता है क्या, कि ये फोर्स F1, ये वाला फोर्स F1, ये वाला फोर्स लिखेंगे, ये फोर्स लिखेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा, बचे हुए दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको साइन के साथ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, F1 अपॉन साइन ए, ये इक्वल होगा। दूसरा फोर्स जैसे F2 ले लिया तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बच गया, B, तो लिखेंगे F2 अपॉन साइन B। तीसरा लिखेंगे F3 अपॉन साइन C। तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये ऐसे ध्यान रख लो, तीन वेक्टर, तीनों ध्यान रखना तभी लगाना है जब नेट फोर्स जीरो हो, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो, जीरो, तभी ये लेम्बी थ्योरम काम करती है, अदरवाइज काम नहीं करती है। कि तीन वेक्टर है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, तो एक फोर्स लिखो, बाकी दो के बीच का एंगल लिखो, उसको लिख दो साइन के रूप में, इज इक्वल टू दूसरा फोर्स और बचे हुए दोनों के बीच का एंगल, फिर तीसरा फोर्स और बचे हुए दो के बीच का एंगल। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कुछ जगह ये काम में आ जाता है, इससे क्वेश्चन हो इजी हो जाते हैं, बाकी ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी दूसरे तरीके भी है, उससे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के अंदर। थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, इन्होंने बोला इफ रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेज इज जीरो, गिवन फोर्सेज का रिजल्टेंट कितना है, जीरो है, फाइंड वैल्यू ऑफ F3 एंड F4। तो F3 और F4 की वैल्यू बतानी है। ये रहा आपका F3 और ये रहा आपका F4, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आपका ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, जब हम कहते थे चलता था, एक्सेलरेट होता था, तो किसी डायरेक्शन में जब एक्सेलरेट होता था तो फोर्स का कंपोनेंट उसके एक्सेलरेशन के अलोंग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर करते थे। ये तरीका था ताकि एक्सेलरेशन के अलोंग इक्वेशन बनाई जा सके और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर अपन क्या कर सके, नेट फोर्स जीरो करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। लेकिन अगर आपके पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, तो अगर नेट फोर्स जीरो तो आप किसी डायरेक्शन में भी कंपोनेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर डायरेक्शन में देखो नेट जीरो है, तो हर डायरेक्शन में ही नेट कितना आएगा, जीरो। चाहे एक्स वाई, चाहे वाई कहें, चाहे जेड कहें, या कोई भी जनरल डायरेक्शन, सब में ही नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अब मैं क्या कहूंगा यहां से कि यहां पर नेट जीरो है, तो मैं कहूंगा थोड़ा आसान अगर मुझे करना है इजीली, तो मैं कहूं इसका एक कंपोनेंट इस तरफ कर देता हूं और एक कंपोनेंट इस तरफ कर देता हूं, ताकि ये हमारे इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग आ जाएंगे। तो मैंने कहा इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये बना तुम्हारा 30 इंटू cos 30, और cos 30 तुम्हारे पास कितना हो गया, √3/2। तो आपने कहा ये बना है 15√3, ये बन गया आपका 15√3। चलो इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट, तो इस तरफ वाला कंपोनेंट करेंगे तो हम कहेंगे 30 sin 30, तो 30 इंटू साइन 30 लिखेंगे यहां से, तो sin 30 आपका 1/2, तो 30 इंटू 1/2, तो ये बन गया है 15 न्यूटन। क्या बन गया है, 15 न्यूटन फोर्स बन गया है। अब बताओ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करता हूं, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करता हूं, एफ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब देखो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स इस तरफ है, दूसरा फोर्स उस तरफ है। अगर इनका नेट जीरो होना है तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी है, बराबर, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो मुझे यहां से F4 की वैल्यू बन गई, F4 इज इक्वल टू 15 इंटू √3 न्यूटन। ये आपके पास कौन आ गया, F4 आ गया। अब y डायरेक्शन में नेट जीरो करूं, तो मैंने कहा y डायरेक्शन में Fy नेट जीरो करता हूं मैं, तो मैंने कहा यहां से Fy नेट इज इक्वल टू 0। तो जितना y में ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला होगा। तो मैंने कहा ऊपर वाला आपका कितना है 15 प्लस और कितना आपका F3 इज इक्वल टू नीचे वाला कितना है 40। तो आपका F3 बचा है 40 माइनस 15, तो F3 की जो वैल्यू आ गई है ये आपके पास कितना आ गई है 25 न्यूटन आ गई है। कितनी आ गई है 25 न्यूटन आ गई है। तो इस तरीके से हमने कहा नेट कंपोनेंट लेना होता है इजीली, और हर डायरेक्शन में नेट जीरो कर सकते हो। तो जिस तरफ आपका इजी बने उस साइड कंपोनेंट करके आप क्या कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो पढ़ोगे क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ गिवन सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड थीटा एंड टी, यानी आपको थीटा फाइंड करना और टी फाइंड करना है। थीटा का मतलब ये हो गया और यहां पे टेंशन। तो देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में सारे के सारे रुके हुए हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमने कहा कि यहां पे देखो ये जो पॉइंट है इस पे एक फोर्स तो लग रहा है नीचे 4 kg है। तो बताओ नीचे कितना आ गया, ये फोर्स है mg मतलब 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन हो गया।
इस साइड 30 न्यूटन है, उस साइड T लग रहा है। तो सबसे बेसिक अप्रोच तो ये होती है अपना, इस डायरेक्शन में ये है, एक काम करते हैं, T का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ बन जाएगा। किसी भी तरफ कर सकते हैं, किसी के भी किधर भी कंपोनेंट कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 है। पर अपन इजी वे में ले जाने के लिए अपन ने कहा इसका एक कंपोनेंट ये इस तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट ये इस तरफ बनेगा, इस वाले T का। तो ये अपना गायब, ठीक है। इसका बताओ, ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये वाला भी आपका क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो T का इधर वाला कंपोनेंट तो हो गया आपका T cos थीटा और T का इस तरफ वाला कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। तो अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ऊपर T sin थीटा, नीचे T, नीचे 40, ये इस तरह फोर्स है और ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब यहां से आपके पास बना है कि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0, तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो बताओ मुझे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करूं मैं, एफ एक्स नेट इज इक्वल टू 0 करता हूं, तो देखो क्या मिला, ये 30, उधर T cos थीटा, तो आपके पास इक्वेशन बनी T cos थीटा इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से y डायरेक्शन में नेट को 0 करूं तो मैं बोलूंगा एफ वाई, वाई डायरेक्शन में नेट को 0 करता हूं तो दूसरी इक्वेशन देखो क्या मिली, T sin थीटा इज इक्वल टू 40, T sin थीटा इज इक्वल टू 40। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन है, कितने अननोन है, 2। अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, एक में दूसरे का डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर इक्वेशन 2 को, इक्वेशन है 2 को डिवाइड कर देता हूं मैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो देखो डिवाइड करो, दूसरी कौन सी, T sin थीटा, तो T sin थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका, यहां से 40, तो T sin थीटा अपॉन क्या हो गया आपका T cos थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 30। तो हमने कहा यहां पे इसको सोल्व करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया आपका tan थीटा। तो tan थीटा आपका है 4/3। tan थीटा 4/3 कब बनता है, जब आपका थीटा कितना बनता है, 53 डिग्री बनता है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। इस थीटा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, क्या कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो मैंने कहा चलो इस इक्वेशन को, इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो आपका t इंटू देखो cos 53 कितना बनता है आपका, cos 50 बनता है 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपका टेंशन यहां से कितना आ गया है, 50 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया आपका, 50 न्यूटन। तो यहां से आपके पास T आ गया, थीटा आ गया। एक अप्रोच तो आपके पास ये बनी, तो हमने कहा ये बना इसका मेथड फर्स्ट। क्या बना, मेथड फर्स्ट बना। दूसरा और थोड़ा इजी सोचो इसको, देखो अगर बताओ 3 फोर्सेज की प्रेजेंस में, ऐसे समझो देखो 3 फोर्स है, एक ये है, ये कितना आपका 30, ये कितना है 40, इधर क्या है, ये टेंशन है, T है। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है ना, मुझे बताओ तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो क्या एक तो मैं ऐसे कह सकता हूं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो T के जस्ट क्या आएगा, अपोजिट आएगा। और अपोजिट आएगा तो मैं कह सकता हूं अपोजिट आएगा और इसके बराबर आएगा। क्यों बराबर, इसलिए आएगा क्योंकि रिजल्टेंट को अगर 0 होना है तो बताओ 30 और 40 90 डिग्री पे होते हैं, तो √a² प्लस b²। तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूं यहां से, मुझे बताओ यहां पे डायरेक्ट ऐसे कह सकता हूं क्या, कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा, 50 बनेगा। कितना बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 50 बनेगा। इसको चलो थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर देते हैं, ये बनेगा कितना 50। और मुझे अगर एंगल भी देखना है कि यहां पे वो जो टेंशन है वहां से कितना एंगल बना रहा है, तो मैं कहूंगा इसको मैंने आगे खींचा, ये आपका थीटा है, तो ये भी आपका क्या बना, थीटा। ये थीटा बना तो ये भी क्या बना, थीटा। तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये 30
और ये वाला कितना 40, तो ये वाला भी कितना हो गया 40। तो बताओ यहां से टेन थीटा की वैल्यू आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, ये 40 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया 4/3। टेन थीटा 4/3 कब होता है, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पे, कब होता है, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पे। ये हमने कहा दूसरा एक थोड़ा सा गौर से सोचा जाए, देखा जाए तो एक अप्रोच ये बनाई जा सकती है, और दूसरा हमने कहा था तीन फोर्सेज जब भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो वहां पर आप उसको लेमी थ्योरम से भी अप्रोच कर सकते हो। अब लेमी थ्योरम से देखो कैसे अप्रोच करोगे, लेमी थ्योरम से आप अप्रोच करोगे यहां से, तो देखो लेमी थ्योरम से अप्रोच करोगे तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको लेमी थ्योरम से अप्रोच करके और देख लेते हैं। तो देखो हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका 30, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका कितना 40 न्यूटन, यहां पे एंगल कितना है 90, और ये आपका इस तरफ क्या है, टेंशन है T है, और वहां पे ये जो एंगल था, ये यहां पे देखो इस वाले में ये अपना एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल कितना है वर्टिकल से थीटा, तो हमने कहा यहां से ये वाला थीटा था, तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें इधर, तो ये वाला अपना कितना बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो तीन वेक्टर हो गए आपके पास, एक ये 30 न्यूटन, एक ये बन गया 40 न्यूटन, एक ये बन गया T। तीनों के बीच का एंगल लिख देते हैं, लेमी थ्योरम लगाओगे तो तीनों के बीच का एंगल लिख दो, ये एंगल कितना है 90। अब बताओ ये थीटा है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, और ये वाला इधर वाला कितना बचा, ये टोटल 180 होता है, और टोटल 180 होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब देखो लेमी थ्योरम की अप्रोच रखोगे तो मैं क्या कहूंगा, कोई एक फोर्स लिख दो, तो हमने कहा टी लिखा, तो टी अपॉन सामने वाला एंगल कितना है 90, तो ये लिख दूंगा मैं साइन 90 इज इक्वल टू, दूसरा ये लिखता हूं 40, तो मैंने कहा ये लिख दिया मैंने 40 अपॉन, अब बचे हुए दो के बीच में एंगल साइन 180 माइनस थीटा, क्या करूंगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बचा हुआ कौन सा है 30 अपॉन इसके सामने एंगल कितना बच गया 90 प्लस थीटा, तो ये लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो टी अपॉन ये तो 1 बन जाएगा, ये आपका 40 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है, तो ये साइन थीटा हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया आपका 30 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो देखो तीन पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं इन दोनों पार्ट को इक्वल कर दूंगा, इन दोनों पार्ट को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो मैं कहूंगा यहां से आपका 40 अपॉन साइन थीटा, 40 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 30 अपॉन कॉस थीटा। इसको इधर ले आओगे तो आपका टेन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू बन गया कितना 53 डिग्री। इसी तरीके से ये थीटा रख के इन दोनों को बराबर कर दोगे फर्स्ट और सेकंड को, और क्या आ जाएगा टेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग अप्रोच से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बट ध्यान रखना लेमी थ्योरम आपकी तभी लगेगी जब तीन फोर्स होने चाहिए और तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, अदरवाइज आपका देखो सबसे नॉर्मल तरीका, सबसे ज्यादा काम आने वाला तरीका क्या है, कंपोनेंट वाला। कंपोनेंट करो, वो हमेशा ही क्या है वैलिड है, कितने भी हो। चलो उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने कहा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड आउट T1 एंड T2। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या करना है, T1 और T2 को क्या करना है, फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ये T1 हो गया और ये T2 हो गया, इसमें हम FBD बनाएंगे यहां पे। तो हमने कहा इस पॉइंट पे टेंशन दूर, इधर बना दिया T1, इससे दूर जाना है तो टेंशन बना दिया T2 बना दिया। और नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है ये mg की वजह से 50 न्यूटन। तीन फोर्सेज है,
ठीक है। तो हमने कहा यहां पे सबसे अपना बेसिक तरीका क्या कर देते हैं, कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो एंगल देखो, ये 30 है तो ये आपके पास हम कहेंगे ये 30, तो ये वाला ये कितना बच गया, ये भी कितना हो गया 30, और ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60। अब इस T1 को पहले T1 के कंपोनेंट कर दें, इसको गायब करो, कंपोनेंट करते हैं। चलो देखो T1 का कंपोनेंट इधर वाला T1 इंटू cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो T1 इंटू cos 30 √3/2, T2 इंटू sin 30, sin 30 1/2, तो दूसरा बना इधर T1 इंटू sin 30 यानी T1/2 बना। चलो ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट करें, इसको ये गायब हो जाएगा कंपोनेंट करने के बाद। T2 cos 60, cos 60 आपका होता है यहां से 1/2, तो T2/2। उसके बाद में हम कहेंगे T2 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 इंटू sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, किस में दे रखा है, इक्विलिब्रियम में दे रखा है, इक्विलिब्रियम में दे रखा है, मतलब नेट फोर्स क्या है जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो और वाई में भी जीरो, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो T1 और T2 में एक रिलेशन आया। तो हमने कहा fx नेट जीरो किया हमने, fx नेट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में नेट जीरो करोगे तो T2/2, T2/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे T1 इंटू √3/2, T1 इंटू √3/2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो T2 की वैल्यू ये हो जाती है √3 इंटू T1, ये आपके पास क्या आ गया T2 और T1 में एक रिलेशन आ गया। इसी तरीके से ये जो दोनों है इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा 50 के, तो हमने कहा y डायरेक्शन में नेट जीरो करेंगे, fy नेट जीरो करेंगे, तो देखो ये आपके पास क्या बना T1/2 प्लस T2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू mg कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50। चलो देखो T2 की वैल्यू लिख देते हैं √3 T1, तो हमने कहा यहां से देखो T1/2 प्लस T2 की वैल्यू √3 इंटू T1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू कितना है 50। तो देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3T1 प्लस T1 कितना हो गया 4T1, 4T में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2T1 इज इक्वल टू 50, तो T1 की वैल्यू तो कितना हो गई आपके पास 25 न्यूटन, T1 की वैल्यू तो कितना हो गई है 25 न्यूटन, और T1 25 हो गया, तो यहां से T2 की वैल्यू, T2 कितना है √3 इंटू T1, तो ये आपके पास आ गया 25 इंटू √3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं T1 और T2 की वैल्यू है उनको सोल्व कर पाएंगे। या दूसरा तरीका क्या है, क्या करो इन तीनों के डायग्राम बनाओ, बीच के एंगल लिखो, क्या लिख दोगे लेमी थ्योरम लगा दोगे, क्या लगा दोगे लेमी थ्योरम लगा दोगे। अब लेमी थ्योरम से आप अपने आप अप्रोच लगाओगे, मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो अगर डायग्राम बनाएंगे यहां से तो एक आपका इस तरफ T1 और इस तरफ आपका क्या है ये T2 और यहां पे ये आपका mg 50, ये 3 फोर्स हो गए। अब मुझे बताओ ये 60 है ये 30, तो टोटल कितना हो गया 90, तो 180 में से 90 चला गया तो बीच में ये कितना बच गया 90, तो ये एंगल 90 है। ये वाला एंगल यहां से यहां तक का लिखोगे तो 90 प्लस 60, तो ये आपका एंगल बना ये वाला 90 प्लस 60 डिग्री, और ये वाला एंगल बनेगा 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये वाला एंगल। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो लेमी थ्योरम से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे ये डायग्राम दिया है, इसमें बोला है तुमसे क्या कि इफ गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जो गिवन सिस्टम है वो किस में है इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, तो T1 और T2 की आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
चलो बताओ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कोई नहीं चल रहा, सब रुके हुए, तो सब पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो मैंने कहा यहां से एफबीडी बनाया जाए, तो देखो ये आपके पास कितना है, 60 न्यूटन, ये ऊपर T1 लग ही रहा है इस पे, एफबीडी बनाते तो यहाँ पे T1 दिखा देते, यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पे ऊपर तो क्या लगता है, ये T1, नीचे स्ट्रिंग है तो नीचे वाली स्ट्रिंग नीचे पुल करेगी, तो नीचे वाले में टेंशन कितना हो जाएगा, नीचे की ओर T2 हो जाएगा। और क्या लग रहा है नीचे, इसका mg, तो इसका mg हो गया आपका 40 न्यूटन, कितना हो गया, 40 न्यूटन। अब मुझे बताओ, दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों पे नेट फोर्स कितना है, 0। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इस वाले, ये वाला ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। तो मुझे बताओ T1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 60 न्यूटन। तो मैंने कहा T1 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 60 न्यूटन हो गया है, ये T1 आ गया। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0, ऊपर है T1, नीचे है 40 प्लस T2, तो क्या लिखोगे, T1 इज इक्वल टू 40 प्लस T2। तो बताओ T1 की वैल्यू हमने कितना रख दी, 60 इज इक्वल टू 40 प्लस T2। तो यहां से T2 की जो वैल्यू है ये आपके पास कितना आ गई, 20 न्यूटन, कितना आ गई, 20 न्यूटन। तो हमने कहा अगर सिस्टम रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है, उस पे क्या रुका हुआ है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स 0 करके हम यहां से T1 T2 की वैल्यू को इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देखो, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ये रहा क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इन्होंने बोला है ए मैन ऑफ मास 60 केजी, एक मैन है जिसका मास कितना है, 60 केजी, इज स्टैंडिंग इनसाइड ए बॉक्स ऑफ मास 20 केजी। बॉक्स का मास है 20 केजी, मैन का मास कितना है, 60 केजी। फिर इन्होंने बोला है मैन पुल ए स्ट्रिंग विथ सपोर्ट द बॉक्स एज शोन, यानी कि देखो ये बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स से क्या है, यहां पे ये स्ट्रिंग जा रही है पुली से। अब यहां पर कोई होल है, उस होल के थ्रू क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जाती है किसके पास, इसे मैन के पास, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि इफ गिवन सिस्टम इज एट रेस्ट देन फाइंड आउट, पहला पार्ट है टेंशन इन स्ट्रिंग और दूसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन बेस, यानी कि मैन इस बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। तो देखो दो है यहाँ पे, एक मैन और एक बॉक्स है, दोनों का एफबीडी बना लेते हैं। कुछ ना समझ में आए तो सीधा सा काम है, क्या क्या करो, सबसे पहले एफबीडी तो बना ही सकते हैं। तो हमने कहा ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स की बात करते हैं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की बात करें तो बॉक्स से देखो यहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग ऊपर पुल ऊपर करेगी, तो हमने कहा स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी मान लें तो ये हो गया टेंशन टी। दूसरा, उसके बाद में ये यहां इसके अंदर से जा रही है, यहां कनेक्टेड नहीं है, रखना इसमें मान लो कोई होल है, वहां से जा रही है, उसने पकड़ रखा है, तो इस बॉक्स पे एक तो टेंशन टी लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से, दूसरा इसका मास 20 केजी है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा। mg कितना हो गया आपका 12, ये 200 कितना हो गया, 200 mg हो गया आपका। और ये जो मैन है, ये जो मैन है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा, तो मैन पे नॉर्मल लगेगा ऊपर और इस फ्लोर पे नॉर्मल लगेगा नीचे, यही होगा। तो मैंने कहा यहां से इसके ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, मैन पे ऊपर लग रहा होगा और सरफेस पे नीचे लग रहा होगा। तुमने कहा नॉर्मल का नेचर होता है हमेशा पुश करने का, तो नीचे वाली सरफेस मैन को ऊपर पुश करेगी और मैन सरफेस को नीचे पुश करेगा, तो मैन की वजह से सरफेस पे कहां आया, नीचे। रेस्ट में है, क्या है ये, रेस्ट में है, तो क्या कहोगे, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0, नेट फोर्स क्या है, 0। दूसरी सिचुएशन, मैन का एफबीडी बनाते हैं। तो देखो मैन का एफबीडी बनाओगे, मैन का एफबीडी बनाओगे यहां से, तो देखो मैन का एफबीडी बनाएंगे तो हम कहेंगे, अब देखो यहां से ये जो मैन है, इस पर एक तो इसका mg लग रहा है, इसका वेट लग रहा है, वेट नीचे की और mg कितना है इसका, m60 है, तो mg कितना हो जाएगा 600
न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा ये वाला जो इसका हैंड है, इसके हाथ में क्या, रस्सी, तो इसका मतलब इस जो रस्सी इसके हाथ में ना, वो इसी का पार्ट मान लो। तो बताओ इस रस्सी को ऊपर वाली रस्सी किधर खींचेगी, ऊपर, इस रस्सी को ऊपर वाली रस्सी किधर खींचेगी, ऊपर खींचेगी। तो इसका मतलब ये रस्सी में टेंशन यहां पे कितना आएगा, टी आ जाएगा, तो एक टेंशन टी हो गया। दूसरा यहां पे इस सरफेस की वजह से नॉर्मल लग रहा है मेन पे, ये नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो यहां पे ये नॉर्मल हो गया ऊपर की ओर। और दोनों के दोनों रेस्ट में है, मतलब इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0। अब बताओ दोनों का एफबीडी बन गया। इसने बोला कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर और फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द बेस, मैन बेस पे कितना फोर्स लगाएगा। अब यहां से मैं कहूंगा ये जो बॉक्स है नेट फोर्स कितना है इस पे, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो मुझे बताओ ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है एन और 200, तो क्या इक्वेशन लिख सकता हूं मैं यहां से, मैं इक्वेशन लिख सकता हूं 200 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू टेंशन टी। ये मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से लिखता हूं मैं अगर, तो मैं कहूंगा ऊपर नॉर्मल है, ऊपर ही टेंशन है, नीचे 600 है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं क्या, यहां से टी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो गया, 600। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो अननोन, दो इक्वेशन। चलो टी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, टी की वैल्यू उठा के रखोगे यहां पे, तो ये आपके पास आया 200 प्लस नॉर्मल, और ये नॉर्मल और नॉर्मल कितना हो गए, एन और एन 2n हो जाएंगे। तो हमने कहा यहां से इसको सोल्व करोगे, यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा, यहां पे देखो 200 को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया, ये 400, 2n इज इक्वल टू 400। तो हमने कहा ये सॉरी 2n इज इक्वल टू कितना बना, 400। तो n आपका कितना बन गया, यहां से 200 न्यूटन। तो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पुट करूंगा तो मैं यहां से कहूंगा इस इक्वेशन को पुट करने पर 200 प्लस नॉर्मल, ये नॉर्मल तो आ गया है, 200 प्लस नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो गया आपका 200 इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन टी की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है, ये 400 न्यूटन आ गई है। कितनी आ गई है, 400 न्यूटन आ गई है। तो इस तरीके से अपने पास हमने कहा दोनों का एफबीडी बनाओ, दोनों का एफबीडी बना के एफ नेट दोनों पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनी है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, हमें सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये इसमें इन्होंने कहा है कि ए यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ वेट W, इस बार वेट दिया, ध्यान रखना W यानी mg को इन्होंने W लिखा है, वेट W एंड रेडियस 3 मीटर इज बीइंग हेल्ड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर अटैच्ड to a frictionless wall as shown in the figure, tension in the string will be। चलो देखो वही तरीका एफबीडी बनाओ। सबसे पहले हमने कहा वेट मतलब mg मतलब वेट, ये नीचे दिखा दो, यहां कांटेक्ट में है तो बताओ कांटेक्ट सरफेस ऐसे है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहां क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। इस पे स्फेयर पे बना रहे हैं एफबीडी, तो इस स्फेयर पे इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि कांटेक्ट ये बना तो परपेंडिकुलर ये बना। और स्फेयर के केस में अपन बोलते हैं नॉर्मल कहां से जाता है, उसके सेंटर से रेडियल होता है। और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अलोंग यहां पे ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा। ये 3 फोर्सेज हो गए। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है अपने को, वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेंशन की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टेंशन की। चाहे तो दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये एक फोर्स ये बना आपका, ठीक है। तुमने कहा ये वाला एंगल अगर मान लो कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना मान लो, थीटा मान लो, ठीक है। ये थीटा मान लोगे तो हमने कहा टी के 2 कंपोनेंट कर देते हैं। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो अगर मुझे टेंशन चाहिए तो मैं ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर कर दूंगा। तो मैं कहूंगा अगर मुझे सिर्फ टेंशन चाहिए तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दूंगा, क्योंकि ये किस में है, रेस्ट में। ध्यान रखना ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में है, तो हम कहेंगे रेस्ट में होने का मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है,
जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो अक्ष डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है। तो यहां से मैं कहूंगा यहां पे क्या कि वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो किया जाए तो आप लिखोगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, तो टी इंटू साइन थीटा। अब देखो यहां पे साइन थीटा इन्होंने एक तो दे रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल को ऐसे समझो, इस ट्रेंगल के अंदर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 2 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये आपकी यहां से कितना दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। अटैच्ड ये वाली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये रही, यहां से यहां तक स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग आपकी है यहां से कनेक्टेड है तो यहां से यहां तक कितना दे रखा है 2 मीटर। और इसकी जो रेडियस है ये रेडियस दे रखी है कितना 3 मीटर, यानी ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। तो इस ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल के अंदर ये वाली जो साइड है ये कितना बन गई है 5 मीटर, क्योंकि देखो स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड है इसके, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये तो रेडियस ही है ना, ये रेडियस है तो इसको तो मैं सीधा कितना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं कितना 3। तो अब बताओ ये वाला एंगल अपने पास आ जाएगा, तो हमने कहा एंगल लिख सकते हैं। ये 5 है ये 3 है, तो बताओ ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो आपका 16 का रूट कितना हो गया 4। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसकी ज्योमेट्री बनी। अब देखो टी इंटू साइन थीटा कितना बना, बताओ साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 इज इक्वल टू कितना आ गया वेट। तो टेंशन अगर मुझे लिखना है तो ये बन जाएगा 5W/4, कितना बन जाएगा 5W/4 बन जाएगा। अगर मुझे क्या लिखना होता, यहां पे नॉर्मल लिखना होता तो मैं नॉर्मल भी लिख सकता था। तो मैं कहता अगर मुझे नॉर्मल लिखना होता तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है तो नॉर्मल इज इक्वल टू बन जाता तुम्हारा टी कॉस थीटा, और टी आपके पास आ गया है तो नॉर्मल इज इक्वल टू टी की वैल्यू 5W/4, कॉस थीटा बनता तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5। तो ये आपके पास 5 से 5 कैंसिल आउट, नॉर्मल बन जाता 3W/4, ये क्या बन जाता नॉर्मल। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहां पे इसका FBD बनाओगे। FBD बना के यहां स्ट्रिंग की लेंथ 2 है रेडियस 3 है तो ये ज्योमेट्रिक बन जाएगी, और इसकी हेल्प से कंपोनेंट करके क्या कर देंगे, रुका हुआ है रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, या हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है जीरो है। तो इस तरीके से आप इसके अननोन्स को कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, ये इस क्वेश्चन में कहा है द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ, आर ऑफ नेग्लिजिबल मास, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, एंगल थीटा कितना होना चाहिए। तो यहां पे ऐसे देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक सब किस में है, इक्विलिब्रियम में है, सब रेस्ट में है। तो उन्होंने बोला ये थीटा कितना आएगा, वो कितना आएगा ये बताना है। तो हमने कहा थीटा कितना आएगा, तो देखो यहां से अगर मैं लिखूं इस स्ट्रिंग में टेंशन FBD बना लेते हैं और नीचे कितना mg, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रेस्ट में है तो ये mg के बराबर, नेट फोर्स जीरो। इसमें टेंशन लिखूंगा तो ये टेंशन T2, नीचे कितना है mg, तो T2 भी कितना आ गया आपका यहां से mg के बराबर। इन दोनों को देखने पर मुझे ये पता लग गया T1 और T2 दोनों क्या है सेम है, T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू mg के बराबर। तो इसको मैं T लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं T लिख देता हूं, ठीक है। अब इसका FBD बनाए M वाले का, देखो M वाले का FBD बनाओगे इस वाले M का, तो एक स्ट्रिंग इस तरफ है, एक स्ट्रिंग इस तरफ है, और नीचे क्या लग रहा है इस पे, ये mg लग रहा है। तो बताओ ये टेंशन T आ जाएगा, स्ट्रिंग इस पॉइंट से स्ट्रिंग खींचेगी इधर, ये वाला स्ट्रिंग उधर पुल करेगी, तो आप कहोगे यहां पे देखो ये बीच में ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो देखो ये T है, इस तरफ भी क्या है T है, दोनों बराबर आ गए यहां पे। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है,
ये वाले जो कंपोनेंट है, एक इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर वाला कंपोनेंट तो टी साइन थीटा, और इसका भी इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, टी साइन थीटा, और इधर वाले जो कंपोनेंट है दोनों टी कॉस थीटा, और दूसरे वाले का भी क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t कॉस थीटा। तो अब क्या कहोगे आप, 2t कॉस थीटा ये किसके बराबर है, mg के। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आप बोलोगे क्या, कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखें तो कॉस थीटा हो जाएगा यहां से mg/2t, और t आपका कितना है, mg से mg कैंसिल आउट। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे एफबीडी बना के, फिर लास्ट में इसकी एफबीडी बना के इक्विलिब्रियम में लाके कंपोनेंट करके सोल्व करोगे तो थीटा आपका 60 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि ए नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर ए क्लैम्प्ड, एक नेग्लिजिबल मास है जो क्लैम्प्ड के ऊपर से जा रहा है, और एक क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल एम। इस बार पुली का देखो मास दे रखा है, इस पुली का खुद का मास कितना है, स्मॉल एम। सपोर्ट ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ये क्या करती है, मास कैपिटल एम को सपोर्ट करती है। एज शोन इन फिगर, द फोर्स ऑन द पुली बाई क्लैम्प, क्लैंप के द्वारा पुली पे कितना फोर्स लगा। देखो ये क्लैंप है, ये पुली को बांधे रख रही है, रोक रखी है, ठीक है। तो ये बताओ इस पुली पे जितना नेट फोर्स लग रहा होगा वो उसको चलाना चाहेगा, और इस पुली को रोके रखने के लिए क्लैंप को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो पुली है, इस पुली पर ये स्ट्रिंग की वजह से, इसके मास की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, वो उसको चलाना चाहेगा। क्लैंप इसको चलाने नहीं देगी, तो चलाने नहीं देगी तो उसके अपोजिट में उन सबके नेट के बराबर फोर्स लगा देगी। तो एक काम करते हैं, क्लैंप का फोर्स कैलकुलेट करने की बजाय हम कैलकुलेट करेंगे पुली पे लगने वाला नेट फोर्स। तो बताओ पुली का एफबीडी बनाओगे तो यहां पे नीचे क्या लग रहा है, टेंशन। स्ट्रिंग कुछ नहीं बोला जाए तो मासलेस, यहां भी क्या आ गया, टेंशन आ गया। और पुली का मास दे रखा है तो पुली पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ये बोलोगे। ये वाला जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां आपका mg लगेगा। ये ब्लॉक रुका हुआ है, रेस्ट में है, ब्लॉक रुका हुआ है, तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। ब्लॉक रुका हुआ है तो इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, और इस पे नेट फोर्स 0 है। तो मुझे ये बताओ यहां से आप क्या कहोगे कि कैपिटल T इज इक्वल टू ये आ गया mg के बराबर। तो देखो हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, पुली में नीचे लग रहा है T स्मॉल mg, तो स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। एक फोर्स तो ये हो गया। टेंशन किसके बराबर है, कैपिटल mg के। तो एक ये वाला जो टेंशन है ये भी किसके बराबर हो गया, कैपिटल mg से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इस तरफ, इसके अपोजिट में कौन लगाएगी, इसके अपोजिट में क्लैम्प्ड फोर्स लगाएगी। तो ये बन जाएगा F क्लैम्प्ड। F है ये जो क्लैम्प्ड है, ये फोर्स लगा रही है। तुमने कहा ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलरली है। परपेंडिकुलरली है तो दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस b²। तो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट लिख दूंगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट वही F क्लैम्प के बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो √, इसमें से देखो क्या करते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं। तो जी कॉमन लोगे तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो √a² प्लस b² मतलब कैपिटल M g का स्क्वायर। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो जी इन्होंने बाहर लिया है तो आप भी जी को क्या कर लो, बाहर ले लो। तो F क्लैम्प्ड g² है, बाहर आएगा तो g² का √g बन जाएगा। तो g इंटू √ स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ये क्या बना है आपके पास, क्लैम्प ने कितना फोर्स लगाया वो बना है। तो इस तरीके से मास दे रखा था, पुली का मास हमने इंक्लूड कर लिया, एफबीडी बनाया और रिजल्टेंट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें तो ये आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए स्मूथ सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is resting on two corner as A and B as shown in figure. The normal reaction at as A and B are related, यानी कि दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो अब ये देखो यहां पर ये सर्कुलर शेप में हो गया ना यहां से, तो हम कहेंगे यहां पे देखो कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बनाएंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस के यहां से परपेंडिकुलर बनेगा तो अपन बोलेंगे स्फीयर के ऊपर एक नॉर्मल, तो ये इधर बन जाएगा, तो इसको लिख दोगे आप ए पे लिखोगे, तो इसको हमने लिख दिया एन ए। क्या लिख दिया, एन ए। इसी तरीके से यहां पे देखो एक कॉन्टैक्ट सरफेस, ये इसके परपेंडिकुलर ये सेंटर से जाएगा इसके, तो अपन कहेंगे दूसरा नॉर्मल हो जाएगा ये एन बी। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से देखो इसके कंपोनेंट लेते हैं। देखो इसके कंपोनेंट लोगे तो हमने कहा यहां से ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल क्या है 30 है, तो हम कहेंगे देखो ये वाला जो एंगल है इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, तो मैंने कहा यहां पे ये वाला एंगल 30 है तो सामने ये वाला एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सामने ये वाला जो एंगल है ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है तो सामने ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये अपने एंगल्स बन जाएंगे दोनों। अब देखो एन ए का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा अपना एन ए, और ये उधर 60 है तो अपन कहेंगे उधर वाला कॉस इधर वाला साइन, तो एन ए साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये वाला एन ए का ये बन जाएगा एन ए साइन cos 60, cos 60 आपका बन जाएगा कितना 1/2, तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया Na/2। इसी तरीके से देखो NB का ये वाला जो कंपोनेंट है, NB का ये वाला जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा अपने पास NB इंटू इधर वाला cos इधर वाला साइन, तो NB इंटू साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये वाला इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, तो NB इंटू देखो इधर बना साइन 30 उधर cos 30, cos 30 मतलब √3/2 इंटू NB, और नीचे इसका क्या है वेट, नीचे इसका क्या है वेट मास, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा। तो मैंने कहा यहां से देखो सिचुएशन क्या बनी है, इसको दोबारा दिखा देते हैं। यहां पे आपके पास इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में देखो इस डायरेक्शन में बना है NB/2, तो हमने कहा उस तरफ बना है अपना NB/2, इस तरफ बना है ये Na इंटू √3/2 ये बना। ऊपर वाले जो कंपोनेंट है ये दोनों के दोनों बने हैं, एक इसका और एक इसका बना है Na/2, तो ये Na/2 और उसके वाले का बना है √3/2 इंटू NB, √3/2 इंटू NB, और नीचे क्या है ये mg लग रहा है। ये हमने इनके FBD बना दिए। अब देखो FBD बनाने के बाद ये क्या रेस्ट में है ना, रेस्ट में है, तो अगर मुझे सिर्फ रिलेशन चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए रिलेशन, तब तो मैं बोलूंगा यहां पे रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या है इस पे 0, रेस्ट में है तो F नेट इसके ऊपर कितना रहेगा 0 रहेगा, तो मैं कहूंगा तो इस डायरेक्शन में भी नेट 0 इस डायरेक्शन में भी नेट 0 है, तो इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर देता हूं मैं। तो मैंने कहा यहां से ये NB/2 इज इक्वल टू ये बना है NA इंटू √3/2, यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये आपके पास रिलेशन बन गया ये कि NB इज इक्वल टू √3 इंटू NA। ये NB और NA में क्या आ गया रिलेशन आ गया, NB इज इक्वल टू √3 NA। ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे वैल्यू भी निकालनी होती NA और NB की, तो मैं कहता इन दोनों का जो सम है Na/2 प्लस √3/2 इंटू NB, √3/2 इंटू NB, इसको किसके इक्वल रख देता mg के। जैसे देखो मैं क्या कहूंगा कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम क्या बना देखो Na/2, इन दोनों का सम आपके पास क्या बना है Na/2 प्लस √3/2 इंटू NB,
3/2 इंटू NB, इसको मैं रख देता इसके mg के इक्वल। अब देखो NB की वैल्यू अपने पास आ गई है √3Na, तो मैं NB को √3Na रखूंगा, तो √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 + 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 2Na इज इक्वल टू mg, तो Na बन जाएगा आपके पास ये mg डिवाइडेड बाय 2, ये Na बना, और इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा √3 टाइम्स Na रखोगे तो ये mg/2, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी NB की। तो रिलेशन चाहे तुम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, Na और NB की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो हम Na और NB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द गिवन स्फीयर ऑफ मास 5 kg इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड n1 एंड n2। इसने बोला कि जो गिवन स्फीयर है जिसका मास कितना 5 kg है, ठीक है, तो इसका मास 5 kg दे रखा है, तो अपने को n1 और n2 के बीच में क्या बताना है, n1 और n2 के बीच है, या n1 और n2 इनकी वैल्यूज बतानी है, n1 और n2 की वैल्यूज बतानी है। तो देखो वही क्या करते हैं, एक नॉर्मली इधर हो गया, एक नॉर्मली इस तरफ हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले दोनों लाइनें खींच लेते हैं, जिसके अलोंग अपन क्या करेंगे, यहां से अपने कंपोनेंट्स करेंगे। तो अपन एक तो अपना कंपोनेंट इस तरफ करेंगे और एक कंपोनेंट इस तरफ करेंगे, ताकि mg के अलोंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। चलो देखो कंपोनेंट किया जाए, तो मुझे बताओ ये एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को एंगल चाहिए पहले। यहाँ पे इन्होंने ये 53 दिया है, ये 50 दिया है, तो ये वाला कितना हो गया, यहां से ये वाला एंगल आपका हो गया 37, ये 37 हो गया। तो मैं कहूंगा इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का है ना, ये 90 का, ये 37 है, तो ये भी 53 हो गया, और ये 53 हुआ तो सामने वाला ये भी कितना हो गया 53, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 53। इसी तरीके से ये 37, तो ये 53, और ये 53, ये 90 है, तो ये 53, ये 37, ये 37, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भी कितना हो गया आपका 37 आ गया। दोनों एंगल्स आ गए अपने पास। अब कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करोगे तो इसका इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है n2, ये वाला कंपोनेंट cos 53, तो cos 53 तो आपका कितना होता है 3/5, और sin 53 होता है 4/5, तो n2 इंटू 4/5 ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट इस तरफ n1 cos 37 हो जाता है आपका 4/5, ठीक है, और sin 37 हो जाएगा 3/5, तो n1 इंटू 3/5। अब देखो नीचे लग रहा है mg, तो mg तो वेट हो गया, मास 5 है, तो mg कितना हो गया 50 न्यूटन, ये हो गया। अब मुझे बताओ यहां से हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है, ये किस में है, रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा 0, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा 0, नेट फोर्स 0 होगा, तो हर डायरेक्शन में अपन बोलेंगे नेट फोर्स 0 आएगा। तो एक बार x डायरेक्शन में नेट 0 कर देते हैं, और एक बार y डायरेक्शन में नेट 0 कर देंगे। तो देखो x डायरेक्शन में नेट 0 करोगे तो आपके पास यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा इन दोनों की वैल्यू क्या करो बराबर। चलो देखो बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा 3/5 इंटू n1, 3/5 इंटू n1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू n2 इज इक्वल टू 4/5 इंटू n2। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ आपका, तो 3n1 इज इक्वल टू 4n2। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनी। दूसरा देखो ये वैल्यू, अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो ये बना है 4n1/5, 4n1/5 प्लस 3n2/5, 3n2/5 इज इक्वल टू वेट नीचे कितना आपका 50। चलो देखो n2 की वैल्यू लिख देते हैं 3/4n1, n2 की यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो n2 आपके पास बना कितना 3/4 इंटू n1, ये n2 बना, ये n2 बना, तो हमने कहा यहां से देखो वैल्यू पुट करें, ये आपका 4n1/5 है,
ये 4n1/5 प्लस 3/5 इंटू n2, n2 हो गया आपका 3/4 इंटू n1, कितना हो गया है n1। यहां से देखो इज इक्वल टू कितना, ये 50। अब यहां से सोल्व करोगे तो ये तो अपना n1 के साथ बना है 4/5, यहां से अगर अपन देखें तो ये बना है 9/20, 9/20। तो n1 इंटू एलसीएम आ गया अपना 20, तो एलसीएम 20 बना, तो ये आपके पास ये बन गया है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना है 50, इज इक्वल टू कितना है 50। अब देखो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। इसको आगे सोल्व करें फर्दर तो n1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कितना है 50। तो ये यहां से ये बना आपके पास 2 और n1 की वैल्यू कितना आ गई है 40 न्यूटन। n1 की वैल्यू कितना आ गई 40 न्यूटन, n1 आ गया। तो इस यहां से आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहां वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट कर लोगे n2। तो यहां से दिख रहा है ये n2 है, ये n2 है। इसकी वैल्यू देखो 3/4 n1, 3/4 n1 मतलब 40। तो ये आपका बन गया कितना 30 न्यूटन, कितना बन गया 30 न्यूटन। तो इस तरीके से आपके पास ये n1 की वैल्यू आ जाएगी और n2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखो अगले कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है अपने पास, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन क्या है अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो क्या कहा है, इसमें देखो आपको बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला, इन्होंने बोला 10 1 रुपीज कॉइन, क्या है 10 कॉइन है 1 रुपीज के, 10 1 रुपीज कॉइन आर पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कॉइन रखे हुए हैं 10 1 रुपए के हैं। और उन्होंने बोला ऑन ए टेबल ईच कॉइन हैज मास m, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम। अब ये देखो एक के 10 कॉइन है, 7वें कॉइन पे ग्रेविटी की वजह से फोर्स पूछा है। अब ये बताओ कितने कॉइन रखें, इस बात से फर्क पड़ता है क्या? किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है m है, तो ग्रेविटी उसको कितने से खींचेगी mg से, कितने से खींचेगी mg से, चाहे कितने ही मास हो पास, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे 7th कॉइन का मास m है, तो ग्रेविटी तो हमेशा क्या लगाती है, वेट फोर्स क्या लगाती है mg, क्या लगाती है mg। तो क्या बोला जाएगा कि 7th कॉइन पे जो वेट लग रहा होगा या ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा mg लगेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन है 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आगे वाला जो क्वेश्चन है इसी के साथ, इसमें बोला है इन द अबव क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में द फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से काउंट करना है, ड्यू टू ऑल कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, यानी कि इसके ऊपर जो कॉइन्स है उनकी वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तुमने कहा एक काम करते हैं, चलो कितने कॉइन है 10 कॉइन है, बांट देते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉइन हो गए। काउंटिंग कहां से करनी है, काउंट फ्रॉम बॉटम, बॉटम से काउंटिंग करो, बॉटम से काउंटिंग करोगे तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7, ये 7th कॉइन हो गया आपका। इस 7th कॉइन में इन्होंने बोला है ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन टॉप, तो बताओ टॉप वाले कॉइन से मतलब नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला जो कॉइन है ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ क्या है कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो क्या लग रहा होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो अब मुझे बताओ मैं ऊपर वाले पूरे को एक कॉइन बना लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिसका मास कितना है 3m, कितना है 3m, और ये जो 7th कॉइन है इस 7th कॉइन पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। इसने बोला है कि फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप,
यानी कि 7th कॉइन पर इसके ऊपर जितने हैं, तो 7th के ऊपर 8, 9 और 10 3 कॉइन है। तो यहां पर बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा तो मैं कहूंगा कि जो ऊपर वाले हैं देख ये क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो मैंने कहा यहां पे ये वाला जो 3m है देख है, इसके ऊपर तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, और ये जो आपका 7th कॉइन है इसके ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे लगेगा। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 7th का, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि 7th पे नॉर्मल नीचे लगेगा। लेकिन 7th पे तो देखो नॉर्मल यहां इसके नीचे से भी लगेगा, इसके नीचे से भी अलग नॉर्मल लगेगा, उसको मैं n1 कह देता हूं। तो मैंने कहा इसकी बजाय हमें इसको काउंट नहीं करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, इससे क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं कि ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, इस पे 3mg, नीचे क्या लग रहा है 3mg, और ये किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। किसमें है ये रेस्ट में है। और अगर ये रेस्ट में है इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स कितना है, 0, और नेट फोर्स 0 तो अपन कहेंगे ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है 3mg, तो n और 3mg दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। n और 3mg दोनों को इक्वल कर देते हैं तो n इक्वल टू बन जाएगा 3mg। तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो 3mg के बराबर होगा। तो ऊपर वाले जो कॉइन है इस पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, 3mg। कितना लगा रहे होंगे, 3mg, या ये उन पे कितना लगा रहा होगा, 3mg के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। तो इस तरीके से देखो हमने इस लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस की बात की जिस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं।